Hello and welcome to Cognify CSE. In this video, we will be discussing about what is CRR and repo rate and what is its impact on bond market and interest rate. Let's start the video. Let's understand with the basics first what is CRR. क्या होता है, हर बैंक्स जो होते हैं they take certain amount of deposits. They have certain amount of deposits from people. लोगों से कुछ अमाउंट में डिपॉजिट्स लेते हैं. आउट ऑफ दिस डिपॉजिट्स दे लेंड टू समवन हु नीड्स अ लोन. जिसको लोन चाहिए होता है उसको लेंड करते हैं. दे गिव्स अ लोन. ओके, बट द रूल ऑफ द आरबीआई सेज यू कैन नॉट गिव द 100% ऑफ द डिपॉजिट्स एज अ लोन. सो व्हाट जनरली द बैंक्स डज, बैंक कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज with RBI. Let's, for example, if the RBI says the CRR is 4%, then whatever the deposits are, 4% of that deposit will be kept with RBI by banks. ओके, इसको CRR कहते हैं. इसको डीपली समझने के लिए ये डिफरेंट वीडियो में समझा सकते हैं, बट अभी जनरल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रिवाइज कर लो. ठीक है, 4% ऑफ डिपॉजिट जो कि RBI के साथ रखता है बैंक्स, इसको अपन CRR कहते हैं. नेक्स्ट इज रेपो रेट. रेपो रेट क्या होता है? समटाइम्स RBI एंड बैंक, लेट्स से बैंक takes a loan, it takes a loan from RBI. RBI से लोन लेते हैं. किस टाइप के लोन? शॉर्ट लोन्स होते हैं, 1 नाइट 2 नाइट 1 डे 2 डे. ओके, शॉर्ट लोन्स होते हैं जो कि RBI से बैंक लेते हैं. बैंक इन रिटर्न गिव सम सिक्योरिटी एंड एन एग्रीमेंट. एक एग्रीमेंट होता है. इस एग्रीमेंट को कहते हैं रीपर्चेस एग्रीमेंट. इसका मतलब ये होता है कि बैंक इसके अंदर डिसाइड करके बताते हैं कि हम वापस से कब ये जो लोन RBI ने जो लोन दिया है वो कब हम रीपे कर देंगे, और ये जो एग्रीमेंट है इसको रीपर्चेस कर लेंगे. उसमें एक डेट डिसाइडेड होती है, लाइक दैट. ठीक है, तो एक तरह से रेपो रेट जो होता है वो एक रेट होता है जो कि RBI फिक्स करता है, ऑन विच बैंक्स विल बी एबल टू गेट अ शॉर्ट टर्म लोन्स. इसी को अपन रेपो रेट कहते हैं. इसको एक और नाम से जाना जाता है पॉलिसी रेट. दोनों एक ही चीज होता है. तो अगर आप देखो, RBI से बैंक लोन ले रहा है, जितना सस्ता लोन होगा उतना ही सस्ता बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा, क्योंकि RBI से बैंक को कम रेट पे लोन मिल रहा है डेफिनेटली. तो इसीलिए रेपो रेट अगर कम होता है तो बैंक का इंटरेस्ट रेट भी कम होता है. ओके, तो रेपो रेट जब कम होगा तो उससे बैंक का इंटरेस्ट रेट जो होगा वो भी कम होगा, जो कि हमको मिलता है. ओके, तो रेपो का जो मतलब होता है, जो वर्ड रेपो है, इसका मतलब होता है रीपर्चेस एग्रीमेंट. रीपर्चेस मतलब बैंक ने एक डेट फिक्स करके, एक टाइम फिक्स करके बताया कि हम इस टाइम पर, इस डेट पर ये लोन रीपर्चेस कर लेंगे. रीपर्चेस कैसे करेंगे? हमने जो लोन आपको लिया वो हम रीपे कर देंगे और हमारा एग्रीमेंट वापस ले लेंगे. इसको रीपर्चेस रेट कहते हैं, फिर रेपो रेट. वैसे ही CRR का होता है. जितना कम डिपॉजिट होगा, CRR यानी कि डिपॉजिट, जितना कम बैंक्स डिपॉजिट रखेंगे उतना ज्यादा लेंड कर पाएंगे. जितना ज्यादा CRR कम होगा, बैंक्स उतना ज्यादा लेंडिंग कर पाएंगे, और लेंडिंग बढ़ाएंगे तो उससे मनी सप्लाई बढ़ेगी. ये बेसिक था. आई थिंक एवरीवन शुड नो दिस. नाउ द थिंग इज CRR एंड द रेपो रेट, इनका एक फिक्स्ड रेट होता है. ये फिक्स्ड रेट जो है या तो इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है. अब इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ये डिसीजन कौन लेता है? हु टेक्स दिस डिसीजन? दिस डिसीजन इज टेकन बाय अ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ RBI. RBI की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है जो डिसीजन लेती है कि CRR क्या रहेगा और रेपो रेट क्या होगा. ये डिसीजन लेने के लिए इस MPC में 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 गवर्नमेंट के होते हैं और 3 RBI के होते हैं. अब मैं इसके डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप रिकॉल करके बताइए. You recall it and tell me who has the casting vote, first thing, and secondly who is the chairperson of this MPC, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कब
इसकी मीटिंग कब होती है, आफ्टर हाउ मच टाइम इट डज मीट एनुअली, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। करंट में एक न्यूज आई थी, द न्यूज वाज दैट RBI has reduced the rate cut. RBI has started a series of rate cuts. Rate cuts मतलब रेपो रेट और CRR को रिड्यूस किया। कैसे किया, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। रेपो रेट इस साल 2025 में RBI ने 3 स्टेजेस में रेपो रेट को रिड्यूस किया है। द फर्स्ट वाज इन द 2 months फेब एंड अप्रैल 2025 में, जब RBI ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम किया था। जून में इसको डबल करते हुए 50 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस किया था। तो कंटिन्यूसली RBI रेपो रेट को कम करती हुई आ रही है। वैसे ही CRR को RBI ने इस मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में 100 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस किया है, और ये एक साथ इफेक्टिव नहीं होगा, ये 4 स्टेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा। 4 स्टेजेस में इंप्लीमेंट करने के लिए इसकी एक सीरीज स्टार्ट कर जाएगी सितंबर से। सितंबर में होगा, फिर नवंबर की स्टार्टिंग में, फिर नवंबर के एंड में, देन फिर आई थिंक दिसंबर में। इस टाइप से कुछ एक पीरियड्स के फेजेस में ये रेट कट किए जाएंगे 100 बेसिस पॉइंट। 4 फेजेस है, चारों में 25 बेसिस पॉइंट से इसको रिड्यूस करेंगे। टोटल 100 बेसिस पॉइंट से CRR रिड्यूस होगा। कहाँ से, पहले 4% था, वहां से आकर अब कितना हो गया, 3% CRR हो गया है। दोनों ही रेपो रेट और CRR इसको रिड्यूस करने का कारण क्या था, वाई उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि हम रेट को कम करते हैं या फिर रिड्यूस करते हैं, वाई सी। अभी जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन रेट की रिपोर्ट आई है, उसमें पता लगा है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो ऑलमोस्ट 3.7% जा चुका है, जो कि RBI की जो लिमिट है, जो कि कितनी है, 4% से 6% RBI लिमिट सेट करता है कि इसके बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। तो हमारी जो लोअर लिमिट है उसको भी इसने क्रॉस कर दिया है। सी, एक अमाउंट में इन्फ्लेशन होना ज़रूरी है इकोनॉमी में, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होगा तो डेफिनेटली उससे अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ भी अफेक्ट होगी। और दूसरा रीज़न है मॉडरेट ग्रोथ। सबसे पहले तो RBI का मेन एम ये होता है कि वो इन्फ्लेशन को इस रेंज में रखे, इन्फ्लेशन को बढ़ाए। दूसरा ये होता है कि ग्रोथ प्रॉपर होनी चाहिए। अब ये RBI का गोल नहीं होता है, एक एम नहीं होता है, बट ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इन्फ्लेशन के रेट चेंज करेंगे, मार्केट में मनी सप्लाई चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ प्रमोट होगी या फिर रिड्यूस होगी एज पर द नॉर्म्स। इसको डिटेल में समझने के लिए मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ये सप्लाई का ग्राफ है, ये डिमांड का। चलो नाउ लेट्स, ये सप्लाई इधर आता है आपका प्रोडक्शन, ठीक है, और इधर आता है प्राइसेस, प्रोडक्शन या फिर क्वांटिटी, प्रोडक्शन या फिर क्वांटिटी। डिमांड कैसी होती है, इनवर्स होती है कि अगर आपकी प्राइसेस कम होगी तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ेगी। लाइक यहाँ पर डिमांड कम थी, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, तो अगर प्राइसेस कम होंगी तो डिमांड बढ़ेगी। सप्लाई उल्टा होता है, अगर प्राइसेस कम होगी तो सप्लाई कम रहेगी, प्राइसेस बढ़ेगी तो सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी। तो जो इन्फ्लेशन होता है, ये जो रेट चेंजेस होते हैं जो RBI करते हैं, काम कैसे करते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं, तो अपने को समझ में आएगा कि रेट कट्स किए ही क्यों गए। देखो RBI है, RBI ने रेट कट किए, इससे क्या होगा, इससे बैंक के इंटरेस्ट रेट भी रिड्यूस होंगे। अगर ऐसा होगा तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। लिक्विडिटी मतलब मनी सप्लाई, लिक्विडिटी आएगी मतलब मनी सप्लाई बढ़ेगी। अगर मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, मार्केट विल गेट मोर मनी, तो जो लोग हैं वो ज़्यादा खरीदेंगे, उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, वो ज़्यादा खरीदेंगे तो जो सप्लायर है वो डेफिनेटली ज़्यादा सप्लाई कर पाएगा। क्यों ज़्यादा सप्लाई कर पाएगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करना चाहेगा, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक से लोन भी अवेलेबल है, बिकॉज अल्टीमेटली RBI हैज रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। तो एक ये पूरा साइकिल है। लाइक
डिमांड बढ़ी तो डिमांड यहाँ आ गई। अब सप्लाई को यहाँ आना पड़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। सप्लाई कैसे बढ़ेगी? सप्लाई बढ़ाने के लिए लेट्स एग्जांपल सप्लाई भी बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ी। अब डिमांड बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ी। सप्लाई कैसे बढ़ सकती है? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हो गया। इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई पे डिमांड बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो इफ़ यू विल सी दिस, यहाँ पर आप देखो और एक यहाँ था, ओरिजिनली यहाँ था, वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया, तो अल्टीमेटली क्या हुई? प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ इसका मतलब क्या? आपकी जीडीपी बढ़ी। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जब कम हुए बैंक्स के तो ज्यादा मनी सप्लाई हुई, डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने से सप्लाई में इंक्रीज हुआ, सप्लाई में इंक्रीज हुआ तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो अल्टीमेटली हमारी जीडीपी बढ़ी। अब इसका दूसरा रिलेशन समझो, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, तो अल्टीमेटली लेबर भी इंक्रीज होगा। लेबर इंक्रीज होगा तो उससे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, मोर पीपल विल गेट एम्प्लॉयड। अगर आप देखोगे आई थिंक इन द हिंदू आर्टिकल विच वॉज ऑन द डेट 25 जून, 25 जून के नहीं सॉरी 24 जून के हिंदू के आर्टिकल में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था। उसमें बताया था कि हमारी जो ग्रोथ है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स वो ग्रोथ रिड्यूस हुई है, लाइक फ्रॉम 2022 में जो हमारी ग्रोथ थी वो रिड्यूस हुई है, वहाँ से रिड्यूस होगा। अभी हमारी 6.5% ग्रोथ है, क्योंकि हमारी ग्रोथ कम हुई है। इसी पीरियड में वी हैव सीन दैट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि इस फेज के दौरान आरबीआई वाज इंक्रीजिंग द रेपो रेट। आरबीआई ने इसमें रेपो रेट को इंक्रीज किया था, रेपो रेट इंक्रीज हुआ, बैंक रेट इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से डिमांड नहीं था तो इन्फ्लेशन तो हमारा बढ़ा, साथ में ही इन्फ्लेशन में तो एक्चुअल में कमी आई जो कि आप देख ही रहे हो, साथ में हमारी ग्रोथ भी रिड्यूस हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। तो इसी वजह से आप ये बोल सकते हो कि इन तीनों का प्रॉपर रिलेशन होता है। तो अब आरबीआई क्या चाहती है? आरबीआई वांटेड टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द मार्केट to increase this inflation in the tolerated limit, and also to increase the growth, and also to decrease the unemployment in the country. अब ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, दोनों अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट अल्टीमेटली कॉम्प्लीमेंट्री विद द इन्फ्लेशन रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स. So this is why the rate cuts are being done by the RBI to influence the market and economy. RBI shifted its stance from accommodative to neutral. Why we say so? Accommodative to neutral. See, earlier in this period we have seen RBI was accommodative. When I say accommodative, it means RBI was releasing the money supply. It was releasing the money supply, या फिर releasing the money in the market. जैसे जैसे ओके उसके अभी देखो रेट कट्स हुए ना, रेट कट्स हुए मतलब क्या है? आरबीआई इज रिलीजिंग द मनी सप्लाई, बट नाउ आरबीआई वांटेड टू कीप इट न्यूट्रल. न्यूट्रल का मतलब होता है वेट एंड वॉच. न्यूट्रल का मतलब होता है वेट एंड वॉच. इट विल वेट एंड वॉच व्हाट्स द डेटा, what the facts are saying. If they are in favor, they will increase the money supply. If they are not in favor, they will decrease the money supply. So it will be in a neutral stance. Stances of RBI again एक बड़ा टॉपिक है. We will be seeing them shortly in some another video. This is the complete detail. This is the complete detail about repo rates. आप देख सकते हो रेपो रेट कहाँ से इट वॉज इन न्यूट्रल फेज कम्प्लीटली, जो कि चेंज नहीं हुआ था. ये फेज आप देख सकते हो, इट वॉज द फेज ऑफ कोविड.
कोविड के बाद में रेपो रेट को इंक्रीज किया था टू कर्ब द डिमांड, क्योंकि कोविड में डिमांड से ज़्यादा सप्लाई इफेक्ट हुआ था। क्योंकि सप्लाई इफेक्ट हुआ था, कोविड जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद में डिमांड आई, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत हाई हुआ था। इफ़ यू विल सी द रिटेल इन्फ्लेशन रेट, you will observe that in this period between July 2021 to January 2022, which was the main period of inflation, the main period of COVID, after the COVID, इसके बाद में आप देखोगे इन्फ्लेशन काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो इस इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया था टू रिड्यूस द डिमांड। आफ्टर दैट अगेन आरबीआई हैज केप्ट इट स्टांस न्यूट्रल, देन आफ्टर दैट अगेन आरबीआई ने रेट रिड्यूस किया एंड इट इज एट 5.5% करेंटली। अब इसके आगे क्या होगा, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। वहीं आप ग्रोथ रेट देखोगे तो एज आई हैव स्टेटेड दैट 21-22 के फेज में वी वर द हाईएस्ट रेट, द 14% ग्रोथ जो कि हमारी हुई थी, हम एक हाईएस्ट पे थे। बट उसके बाद से वी हैव सीन अ डिक्लाइन एंड टुडे वी आर स्टैंडिंग एट 6.5%। सो डेफिनेटली जितना ज़्यादा ग्रोथ बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट रेट उतना कम होगा। इसके साथ आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी एक ग्राफ ऐड कर सकते हो, यू कैन फाइंड इट ऑन द लेबर डिपार्टमेंट्स वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, एंड यू शुड इंटरलेट ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स टुगेदर सो दैट यू बिल्ड एन डीपर अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। रेपो रेट्स बॉन्ड प्राइस को कैसे अफेक्ट करते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने पूरा बॉन्ड समझाया है कि बॉन्ड क्या होते हैं और उसमें कैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं। इफ़ यू अगर आपको वो बेसिक नहीं पता है तो इस टॉपिक को समझने का कोई मतलब नहीं। सो स्टॉप इट हियर, वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, आधे घंटे का वीडियो, बट यू विल क्लियर एवरीथिंग, देन इट विल बी जस्ट अ मिनट ऑफ एफर्ट फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रेपो रेट है, अभी अपन ने बताया रेपो रेट है। रेपो रेट आरबीआई ने कम करे। अगर रेपो रेट आरबीआई कम करती है तो इससे अल्टीमेटली कम क्या होता है, बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। बैंक रेट कम होगा तो बैंक के रेट से जो कूपन रेट है, एक बॉन्ड का जो कूपन रेट होता है वो भी रिड्यूस होगा। तो इट विल लीड टू द रिडक्शन इन कूपन रेट ऑफ बॉन्ड। देखो दो सिचुएशन है, मैं बता रहा हूँ। एक एग्जिस्टिंग बॉन्ड है, एक क्या है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड। अ पर्सन हैज एन एग्जिस्टिंग बॉन्ड, उसने खरीद रखा है। उस बॉन्ड पर अगर आप देखोगे तो उसकी फेस वैल्यू जो है वो 100 है, उसका जो कूपन रेट है वो 10% है। ठीक है, ये उसका एग्जिस्टिंग बॉन्ड है जो उसने पहले से ले रखा है। अब हुआ ये कि करंट मार्केट के हिसाब से करंट सिचुएशन ये है कि क्योंकि बैंक रेट कम हो चुका है, उसकी वजह से जो नए बॉन्ड्स आएंगे, जो न्यू बॉन्ड्स आएंगे, न्यू बॉन्ड्स जो आएंगे मार्केट में, उनका भी इंटरेस्ट रेट कम होगा एज कम्पेयर टू बैंक। बैंक का इंटरेस्ट रेट कम है तो उनका भी इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो लेट से नया बॉन्ड आया, उसकी भी फेस वैल्यू अपन 100 मानते हैं, बट कूपन रेट जो है वो उसका 10% है। सॉरी, इसको अपन कम कर देते हैं, लेट से 8% है। ठीक है, तो अब अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पे आपको रिटर्न मिल रहा है 8 रुपीज़ का, यहाँ पर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पर रिटर्न मिल रहा है 10 रुपीज़ का। तो अब मार्केट में किसी बायर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो करंट सिचुएशन में नए बॉन्ड्स खरीद ले, या तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उनको खरीद ले। डेफिनेटली वो एक हायर कूपन रेट की तरफ अट्रैक्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो अल्टीमेटली होगा ये, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है मार्केट में, जिसकी प्राइस पुराने बॉन्ड से डिसाइडेड थी, इसकी डिमांड इंक्रीज होगी, इट्स डिमांड विल इंक्रीज। अब इसकी डिमांड इंक्रीज होगी, लोग ज़्यादा बिडिंग करेंगे, लोग ज़्यादा बिडिंग करेंगे, तो ये जो आपने फेस वैल्यू देखी है, फेस वैल्यू चेंज होगी और उसकी मार्केट प्राइस जो आएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। लेट्स से मार्केट प्राइस उसकी 105 होगी। हैव यू आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये तभी समझ में आएगा जब आप एक्चुअल में वीडियो देखोगे वो वाला, ताकि उसमें आप इंटरलेट कर सको। ठीक है, नए बॉन्ड्स आए मार्केट में, वो जो नए बॉन्ड्स होंगे वो करंट बैंक रेट के हिसाब से अपना कूपन रेट रखेंगे। अब क्योंकि बैंक रेट अभी कम है, बैंक रेट कम क्योंकि आरबीआई ने रिसेंटली रेपो रेट कम किए, तो नए जो बॉन्ड्स आएंगे उनका कूपन रेट कम होगा। उनका कूपन रेट कम होगा तो लोग जो इन्वेस्टर्स है वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स अ हायर कूपन रेट ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, एंड ड्यू टू दिस द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स डिमांड विल इंक्रीज एंड द डिमांड विल lead to the boost in the price, and let's say the face value is changes to the market price of 105. Now the existing investors of this bond, इनके पास ये बॉन्ड पहले से है, जिन्होंने इन पास्ट 100 रुपीज में ये बॉन्ड खरीदा होगा, what they will think, they will try to sell the bond. Why? Because they are earning a profit. How much profit? उनका प्रिंसिपल पहले 100 था, अब वो प्रिंसिपल उनको 105
5 मिल रहा है, बिकॉज अब वो देंगे तो दे विल हैव अ कैपिटल गेन, तो उनको क्या मिलेगा, कैपिटल गेन। उनको कैपिटल गेन क्यों मिलेगा, क्योंकि उनकी असेट प्राइस यानी कि बॉन्ड प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई है, इट गॉट इंक्रीज्ड। अब ये इंक्रीज क्यों, ये डेफिनेटली डिमांड बढ़ी है तो उसकी जो प्राइस 100 थी उससे 105 हो गई, तो उसकी मार्केट प्राइस बढ़ गई, तो मार्केट प्राइस बढ़ गई तो उनका कैपिटल गेन होगा, तो लोग सेल कर देंगे। तो दो चीज समझ में आई, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है जिनके पास वो बॉन्ड है वो लोग क्या करेंगे, इस बॉन्ड को सेल कर देंगे। अब अगर आप रिलेशन निकालोगे तो रिलेशन कुछ यूं आएगी कि अगर CRR या फिर रेपो रेट डिक्रीज होता है उससे बैंक रेट कम होता है, लेकिन असेट की प्राइस बढ़ती है, असेट की प्राइस बढ़ने पर उनका ओवरऑल कैपिटल गेन बढ़ेगा, क्योंकि असेट प्राइस बढ़ेगी तो मोस्ट पीपल विल सेल द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स। अब मुझे बताओ, अब किसी पर्सन ने he had sold the bonds, he had sold the bonds, अब उसके पास फ्री मनी है, he has some free money to invest, he has some free money to invest। उसके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है कि वो इंडिया में ही वापस इन्वेस्ट करे, इंडियन मार्केट में वापस इन्वेस्ट कर दे, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद उसके पास न्यू बॉन्ड्स है, ये जो न्यू बॉन्ड्स है इनमें इन्वेस्ट करेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो किसी फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करे, यहाँ पे हम फॉरेन मार्केट जो है वो कंसिडर करें लेट्स से यूएसए, ठीक है, वो कहाँ इन्वेस्ट करें, यूएसए में, क्योंकि यहाँ से उसने तो सॉल्व कर दिया, जो भी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स उनको बेच दिया बिकॉज ही हैड अर्न्ड प्रॉफिट, ठीक है। अब 2 मिनट आप सोच के बताओ, इंडियन मार्केट में ज्यादा रिटर्न मिलेगा यूएसए में, दो चीजें, रिटर्न और रिस्क, इंडिया यूएसए, रिटर्न कहाँ ज्यादा मिलेगा, इंडिया में, क्यों, डेवलपिंग कंट्री, ग्रोइंग कंट्री, फास्ट पेस पे ग्रो करती है तो ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस है, यूएसए डेवलप कंट्री है तो रिटर्न मिलने के चांसेस कम है। मैं नहीं बोला हूँ कि वहां पे इन्वेस्ट का लॉस हो जाएगा, नहीं, डेफिनेटली नहीं, वो भी ग्रो कर रहा है, बट यूएसए की ग्रोथ रेट और इंडिया की ग्रोथ रेट में अंतर है, बिकॉज यूएसए हैज बिकम ए डेवलप कंट्री, अब उसके ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम है, वो बहुत कम ग्रोथ से स्पीड से ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू इंडिया, तो इंडिया में रिटर्न के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूएसए, बट रिस्क ज्यादा कहाँ है, इंडिया में, यहाँ पर रिस्क कम है, वाई, इट इज अ स्टेबल इकोनॉमी, यूएसए इज अ स्टेबल इकोनॉमी, इंडिया एंड अ डेवलपिंग कंट्री इतनी स्टेबल नहीं होती, उसमें वॉलेटिलिटी होती, कैसे वॉलेटिलिटी, आपने खुद ने देखा है, अब पीक ऑफ टाइम 2022 2021 में हमारा ग्रोथ रेट 14% था, नाउ वी आर रिड्यूस टू 6.5%, तो जो ग्रोथ रेट है वो कंसिस्टेंट नहीं होता है, इसमें वॉलेटिलिटी होती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं हम, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। अब कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा इंडियन मार्केट में, वो दो चीज़ें देखेगा, क्या कि उसको रिस्क तो मिल रही है इंडियन मार्केट में, इंडियन मार्केट में रिस्क है, बट वो क्या चाहेगा कि मैक्सिमम रिटर्न मिले, ताकि वो इस रिस्क को मैनेज कर सके, उसका रिस्क मैनेजमेंट हो सके, बट इज इट पॉसिबल, अभी की सिचुएशन में, इस सिचुएशन में क्या पॉसिबल है, ये सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, किसे नहीं है, आई एक्सप्लेन। देखो, इंडिया में जो न्यू बॉन्ड्स है जो खरीदेगा, न्यू बॉन्ड्स है उनका कूपन रेट कम है, कूपन रेट कम है तो अल्टीमेटली जो भी उनकी यील्ड आएगी वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, फ्यूचर में उनकी यील्ड कम आएगी, तो उनका जो प्रॉफिट डिफरेंस है बिटवीन यूएस मार्केट एंड इंडियन मार्केट, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाई, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट रेट कम होने से, रेपो रेट कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, जिसके वजह से न्यू बॉन्ड्स जो आए जिनको लोग खरीदेंगे उसके कूपन रेट कम है, तो कूपन रेट कम है तो उनकी यील्ड भी फ्यूचर में कम होगी। समझ वाली बात यहाँ पे ये है कि लेट से कोई इंसान 100 रुपये अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है, 100 रुपये इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है,
उसको यूएसए में उस 100 रुपीज़ पर रिटर्न मिल रहा है लेट्स से 8 रुपीज़ का, इंडिया में उसी 100 रुपीज़ पर रिटर्न मिल रहा है 10 रुपीज़ का। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस कम है, द डिफरेंस इज लो, द डिफरेंस इज लो। और वहीं इंडिया में क्या है, रिस्क इज हाई। तो आप खुद सोचो, विल द पर्सन विल इन्वेस्ट इन इंडिया और यूएस? ही विल इन्वेस्ट इन यूएस, क्योंकि अल्टीमेटली अगर 2 रुपए का प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है तो जब वो रेमिटेंसेस आएंगे, जब वो एक्सचेंज रेट वाला मैकेनिज्म आप लगाओगे तो डेफिनेटली वो उतना ही रहेगा, वो जो प्रॉफिट है 2 रुपए का वो भी चले जाएगा। इसको कहते हैं स्प्रेड। दिस डिफरेंस इन द प्रॉफिट इज नोन एज स्प्रेड। अभी स्प्रेड जितना कम हो जाएगा, लोग उतना ज़्यादा इंडिया से पैसे निकाल के यूएसए में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अब इंडिया में इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है जितना वहाँ पर रिस्क है। इसको रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं और इसी को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ स्प्रेड। नाउ यू रीड द न्यूज ऑफ द money control which was published after the reduction in the rate cuts. Foreign investors pull out over 2700 crore from Indian bonds as RBI rate cuts narrows spread. Narrows spread मतलब कौन से स्प्रेड की बात कर रही है? यहाँ पे बात हो रही है स्प्रेड ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है बिटवीन यूएसए एंड इंडिया, उसमें जो प्रॉफिट होता है उसके स्प्रेड की बात करिए, क्योंकि नेल हो गया, वो कम हो गया। The spread between India and US bonds at 187 basis points, which is one of the lowest. Usually, when the spread narrows, foreign investors pull back funds from emerging economies and park in less risky destinations such as USA, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है। After Reserve Bank higher than expected rate cuts of 50 basis points, foreign investors pulled out of 2,766 crore from Indian bonds that are part of global bond indexes, likely owing to the narrowing spread with US bonds as uncertainty over rate cuts peaked out. According to the clearing corporation of India, foreign investor investment in Indian bonds in fully accessible route at 2.7 lakh crore as on June 11, but it has decreased to 2.78 lakh crore as on June 6. It has decreased 2.76 lakh crore as on June 11. The major reduction foreign investors holding was seen in 7.38% 27 bonds. ये यहाँ पे एक्चुअल में जो कंसेप्ट समझा रहा है, ये आई एक्सप्लेन इट हियर। एक्चुअल में क्या होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो 2 तरह की मेच्योरिटी के होते हैं। एक हाई में उनका मेच्योरिटी पीरियड लॉन्ग होता है, तो उनको लॉन्ग मेच्योरिटी पीरियड होता है उनका, और एक होता है शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, उनका शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड होता है, तो शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, ये ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, दे गेट अफेक्टेड मोर ड्यू टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट। इनको क्यों अफेक्ट नहीं करते? क्योंकि लॉन्ग टर्म में एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो अपने पोटेंशियल जीडीपी पे काम करती है और वो चेंज नहीं होती है, तो लॉन्ग टर्म में इतना इंपैक्ट नहीं होता, बट शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट का काफ़ी इंपैक्ट होता है, तो ये ज़्यादा अफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म। वहीं पे इसमें समझाया गया, यू कैन जस्ट रीड इट आउट। Currently, the spread between India and US bonds stands 187 basis point, which is one of the lowest. When the spread or a gap between yield and bonds issued by two countries narrows, foreign investors pull back their funds from emerging economies and park it in lesser risky destination. This is because when the difference is lower, foreign investors up earning lower returns as it gets adjusted with the currency exchange rate and other expenses. Okay, तो अगर स्प्रेड कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, तो डेफिनेटली लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, सेफर डेस्टिनेशंस पर। Further, the RBI in its June policy reduced the 50 basis points to support growth after 2 successive rate cuts, 25 basis points each in February and April. RBI's Governor Sanjay Mantha also announced 100 basis point CRR cut to be affected in 4 phases, 4 tranches of 25 basis points starting from September 6, October, November 29. When the CRR cut, there is growing expectation that the liquidity in the banking system should remain in surplus for the rest of the year, keeping bond yields at lower end of the bond yield कम क्यों हो गई? क्योंकि अगर मार्केट में मनी सप्लाई रहेगी तो बैंक के इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो जो करंट आपके जो कूपन रेट है वो भी गिरेंगे, तो करंट कूपन रेट गिरेंगे तो जो यील्ड है वो अफेक्ट होगी, और लोअर एंड ऑफ कर्व का मतलब है ये सब किसको अफेक्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड को, ना कि लॉन्ग टर्म को। सो दिस वाज द वीडियो फ्रॉम माय साइड, डेफिनेटली यू विल गेट अ